नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रामीण भारत चैनल के खास कार्यक्रम ग्रामीण हेल्थ में। मैं हूं जितेंद्र मालवीय। जिस बीमारी ने आज दुनिया भर में तांडव मचा रखा है, वो बीमारी जिसने सबसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं वाले देश की धज्जियां उड़ा दी है, आज हम उस बीमारी से आपको रूबरू कराएंगे। बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना से छोटा है, लेकिन कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर नसीम खान। नसीम जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए। ग्रामीण भारत चैनल पर आपको बता दें कि नसीम जी यूनानी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है। नसीम जी, मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा, कोरोना वायरस क्या है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल किया कि इसके बहुत सारी भ्रांति। देखिए, अगर अब कोरोना वायरस जो बीमारी चल रही है, वो एक कोरोना बीमारी तो है जिसको हम स्पेसिफिकली कह रहे हैं कोविड-19। और ये कोविड-19 इसलिए बीमारी का नाम कोविड-19 है और ये कोरोना वायरस से होता है। कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस एक वायरस का ग्रुप्स हैं, इसमें कई सारे वायरस आते हैं, लेकिन कोविड-19 को बीमारी पैदा करने वाले वायरस का नाम SARS-CoV-2 है, जिससे ये बीमारी फैल रही है। कोरोना कैसे होता है? कोरोना के बारे में बात करें तो ये हमारे एक कह लें आम भाषा में छुआछूत की बीमारी है। अगर हम आसपास रहेंगे तो कोरोना जो है एक दूसरे के शरीर से दूसरे शरीर में जा सकता है। इवन किसी चीज़ से भी आपके अंदर आ सकता है, और ये जब वायरस आपको इफेक्ट कर देगा तो इसमें फिर बहुत सारी प्रॉब्लम आगे हो सकती हैं। कोरोना को कोविड-19 क्यों कहते हैं? हाँ, ये आपने सवाल बहुत है। कोविड-19 एक बिल्कुल नई चीज़ हमारे सामने आई है, तो जब भी हम कहेंगे कि कौन सी बीमारी है तो कोविड-19 हुई है। और इसका नाम WHO ने कोविड-19 इसलिए रखा कि क्योंकि इसको हम पूरा कहें तो बात होगी कोरोना वायरस डिजीज़ 19 का मतलब क्योंकि बीमारी 2019 में ईजाद हुई, इसका पता चला। इससे पहले दुनिया में ये बीमारी कभी नहीं पाई जाती थी, क्योंकि ये बीमारी 2019 में पैदा हुई है, पता चला, इसलिए इस बीमारी का नाम रख दिया गया कोविड-19, यानी कि कोरोना वायरस डिजीज इन 19। कोरोना वायरस क्या हम लोगों के बीच में पहले से है? बिल्कुल, ऐसे ये ना समझे कि कोरोना वायरस आज ही आया है, क्योंकि कोरोना वायरस के जो ग्रुप है उसमें करीब 7 से ज़्यादा कोरोना वायरस के ग्रुप में वायरसेस पाए जाते हैं जो अलग अलग बीमारियां फैलाते हैं। इसी कोरोना वायरस से हमें इससे पहले सार्स का सामना करना पड़ा है, इससे पहले हमें मर्स का सामना करना पड़ा है। मर्स का मतलब है मिडिल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये एक बीमारी कुछ सालों पहले सिर्फ मिडिल ईस्ट में पाई गई थी और वो काबू में आ गई थी। कुछ सालों उससे भी साल पहले हुई थी हमारे सार्स डिजीज़, जो भी ये भी बहुत ही संक्रमित बीमारी थी, इस पर भी काबू पा लिया गया था। बट ये जो बीमारी दिखाई दे रही है कोविड-19, ये उस बीमारियों से कहीं ज़्यादा भयावह है, जिसके लिए आज पूरी दुनिया कोशिश कर रही है, लेकिन हमें इसमें काबू पाने में बहुत मुश्किल आ रही है। कोरोना वायरस के लक्षण क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बताता चलूँ अपने दर्शकों को। अगर हम कहें कि कोरोना वायरस के लक्षण क्या हैं, तो एक बात पहले जान लें कि ये पॉसिबिलिटीज़ होती है कि कोरोना वायरस के कोई लक्षण ही ना हो। बिल्कुल स्वस्थ होगा मरीज़ और उसमें कोरोना वायरस होगा और वो पॉजिटिव आ जाएगा। जहाँ तक लक्षण की बात करें तो कोरोना वायरस के बहुत सारे लक्षण हैं, जैसे आपको फीवर होगा, सर में दर्द हो सकता है, गले में खराश हो सकता है, गले में दर्द हो सकता है, सुस्ती हो सकती है। ऐसे कई सारे लक्षणों से कोरोना वायरस का पता चलता है। जिस मरीज को कोरोना हुआ है उसको फिर से हो सकता है, वो दोबारा हो सकता है उसको कोरोना? देखिए, अभी हम बहुत दिन तक ये समझ रहे थे कि एक बार जिसको इन्फेक्शन हो गया वो अब नहीं होगा, उसमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, फिर से उसमें इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन अभी ये पिछले 15-20 दिन की बात है, पूरी दुनिया में ऐसा पाया गया कि कुछ मरीज़ जो कोरोना से ठीक हो चुके थे उनको फिर से कोरोना हो गया। और हिंदुस्तान में ये भी पहला केस आ चुका है। 1 हफ्ते पहले कोरोना हुआ, वो ठीक हो गए और फिर से संक्रमित हो गए। तो ये कहना कि नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सही नहीं। जिस मरीज को कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस नहीं है या उसके सिम्टम्स नहीं है, क्या उन लोगों से भी कोरोना फैल सकता है? देखिए, आज के टाइम में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा खतरा उन्हीं लोगों से है जिसमें कोरोना वायरस तो है लेकिन उनमें कोई साइन सिम्टम नहीं है। तो ये आप मान के चल रहे हो कि हमें कोरोना वायरस नहीं है। वैसे मरीज़ जो होंगे वो बाज़ारों में जाएंगे, दूसरे को वो फैलाएंगे। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जिस इंसान में कोरोना वायरस आ चुका है लेकिन उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसकी वजह से उसमें कोई लक्षण नहीं पैदा हो रहे, या उसमें कम कोरोना वायरस है तो बहुत सारे उसके लक्षण नहीं पैदा हो रहे। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो जिस आदमी से मिल रहा है, जिससे वो कांटेक्ट में आ रहा है, उसकी इम्यूनिटी पावर भी उतनी ही हो।
तो क्या होगा कि जब वो वहाँ से ट्रांसफ़र होकर जाएगा तो हो सकता है कि उसमें सारे लक्षण दिखाई देने लगे, उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़े, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, इवन डेथ भी हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमें कंट्रोल क्या करना है कि कोरोना वायरस का डिटेक्ट करें और जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को अलग रखा जाए, जिसको हम आइसोलेशन कहते हैं। और ये सरकार ने कई केयर सेंटर बना रखे हैं, कोविड केयर सेंटर। हमारे हॉस्पिटल भी कोविड केयर सेंटर बना हुआ है, जिसमें कंटिन्यू 34 मरीज एडमिट रहते हैं। उसको वो ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक ही होते हैं और उन्हें हमें अलग, उनका मकसद क्या है कि इन्होंने सोसाइटी से दूर रख करके इनका ट्रीटमेंट किया जाए, जिससे ये दूसरे को ना फैला सके। जो कोरोना वायरस के पेशेंट होता है उनको ऑक्सीजन किस समय चढ़ाई जाती है? देखिए, एक प्रोटोकॉल है, ऑक्सीजन किसको ज़रूरत पड़े, हमें ऑक्सीजन किसे चढ़ाना है, जिससे ऑक्सीजन की ज़रूरत हो। तो मेडिकल टर्म में कहा जाता है सेचुरेशन। आपने देखा होगा कि हम उसे उंगली पर एक डिवाइस लगाते हैं जिससे ऑक्सीमीटर कहलाता है, जिससे हम उसका देखते हैं कि इसके बॉडी में कितना ऑक्सीजन सेचुरेशन है। अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन गिर रहा है, 80 से नीचे जा रहा है, तो फिर उस पेशेंट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए ऑक्सीजन, किसी का सांस फूल रहा है, इसका मतलब है उस पर कोरोना वायरस ने लंग्स को इफेक्ट कर रखा है, तो फिर हमें उसे ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ती है। ये पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। हमें कोरोना वायरस से क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, कोरोना वायरस का जहाँ तक सवाल है, सबसे ज़्यादा सावधानी अगर हमें बरतनी है तो वो है डिस्टेंसिंग पर और सैनिटाइजेशन पर। ये 2 चीज़ें ही आपको कोरोना वायरस से बचा सकती हैं, तीसरा कोई तरीका नहीं है। हम अगर 6 फीट की दूरी मेंटेन करें, यानी 2 गज की दूरी मेंटेन करें और लगातार अपने चीज़ों को, अपने आप को सैनिटाइज करते रहें, कंटिन्यूअस मास्क का उपयोग करें। अब ये वक्त ऐसा आ गया है कि गवर्नमेंट ने हर तरफ अनलॉक कर दिया है, लेकिन संख्या जो है मरीजों की वो लगातार बढ़ रही है। तो इसमें क्या चीज़ काम आएगी? इसमें काम आएगी हमारी डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन, एक दूसरे से दूरी रखते हुए हम अपने सारे काम करें। आपने जैसे सैनिटाइज़र की बात की, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सैनिटाइज़र आम आदमी के लिए कितना घातक हो सकता है या कितना असरदारक हो सकता है? जिस हिसाब से हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि सैनिटाइज़र यूज़ करने से हमें रैशेस हो रहे हैं, ये बीमारी हो सकती है, कैंसर हो सकता है, ये तक लोग कहते हैं। ये क्या सही है या इसका उपयोग करना? देखिए, किसी भी चीज़ का आप जान लें, जनरली किसी भी चीज़ का दुरुपयोग और उपयोग 2 चीज़ें होती हैं। अगर आप किसी भी चीज़ का दुरुपयोग करेंगे तो उससे आपको प्रॉब्लम होगी, और किसी चीज़ का सही उपयोग करेंगे तो उसके फ़ायदे होंगे। तो जहाँ तक सैनिटाइज़र की बात है, तो बहुत सारों को नॉलेज नहीं है। अब जैसे कब सैनिटाइज यूज़ करना है, सैनिटाइज़र का आपको कब यूज़ करना है। आप घर से बाहर गए, वहाँ से वापस आए, आपने सैनिटाइज कर लिया। अब घर में आप सुबह से शाम तक हैं, तो अगर आप हर 10 मिनट में सैनिटाइज करेंगे अपने आप को, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मे बी पॉसिबल उससे एलर्जी पैदा हो जाए, स्किन एलर्जी हो जाए, रैशेज हो जाए, क्योंकि एक्सेस एक्सपोजर होगा स्किन पर अल्कोहल का, तो किसी तरह का रिएक्शन भी पैदा कर सकता है। लेकिन आप घर से बाहर आए, सुबह में कर लिया 1-2 बार उसको, और उससे भी बेहतर चीज़ है कि अपने हाथों को धोएं, क्योंकि साबुन भी उतने ही कैपेबल है आपके वायरस को ख़त्म करने के लिए, खास करके कोविड-19 वायरस को ख़त्म करने के लिए, जितना कि सैनिटाइज़र है। बिल्कुल। तो बार बार हाथ धोएं, वो कहीं और इकोनॉमिकल भी है। हमारा जो सोसाइटी है वो उसमें ऐसा नहीं है कि हर लोग सैनिटाइज़र बहुत ईजिली अवेलेबल हो या वो ख़रीद सकें, लेकिन साबुन तो बहुत आम चीज़ है, वो सबके पास होता है। सही कहा आपने सर। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हमने सैनिटाइज़र की बात की और मैं आपसे मास्क के ऊपर बात करना चाहूँगा कि किस तरह का मास्क पहनना चाहिए जिससे सुरक्षा ज़्यादा हो और सांस लेने में कोई परेशानी ना हो। देखिए, मास्क को लेकर के मानक कंटिन्यू बदले हैं WHO की तरफ से, जिसको हम लोग को फॉलो करना होता है पूरे वर्ल्ड को। जी। तो पहले ये था कि नहीं 95 मास्क जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव। बिल्कुल। फिर बाद में ये आया कि नहीं 95 मास्क, आम लोगों को 95 मास्क की ज़रूरत नहीं है। तो अभी के लिहाज से देखें तो सबसे बेहतर है आम लोगों के लिए 3 लेयर मास्क। बिल्कुल। जो लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो ICU में जा रहे हैं, उनके लिए 95 मास्क ज़रूरी है। लेकिन आम लोग 3 लेयर, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि अगर आप सुबह से शाम तक मास्क लगाए रखते हैं तो हो सकता है कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगे, खास करके जिसका फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो उससे क्या होता है, फिर आपका दिल नहीं करेगा। तो सबसे बेहतर है 3 लेयर मास्क हमेशा लगाएं। हमेशा का मतलब है जब घर से बाहर लगाएं, घर में 24 घंटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूर जब बाहर जाएं, किसी के कांटेक्ट में आएँ, किसी से मिलें। इवन अभी नई गाइडलाइन आई है कि कोई इंसान ड्राइव कर रहा है और अकेला है तो उसको मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने शीशे चढ़ा रखे हैं तो कहीं से कंटेमिनेशन आने की नहीं, तो आप वहाँ पे बिला वजह 1 घंटे की ड्राइविंग कर रहे हो और अपने मास्क लगा रखा है, तो उसका क्या बेनिफिट है। तो ये चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अब कोरोना वायरस के उपचार क्या है? देखिए, अभी तक तो कोरोना वायरस के उपचार का, पहले ये जान लें कि कोरोना वायरस है क्या, तभी हम उसके उपचार के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये जो कोविड-19 डिजीज़ है,
ये उन लोगों को ज़्यादा इफेक्ट कर रही है जो पहले से किसी बीमारी में मुब्तला है, पहले से, जैसे किसी को डायबिटीज़ है उन पे इफेक्ट ज़्यादा आ रहा है, ब्लड प्रेशर है ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है, पहले से कंप्रोमाइज्ड हैं। अगर इसको देखा जाए 80% लोगों को बीमारियां हो रही हैं और उन्हें कुछ नहीं हो रहा है, वो वापस ठीक हो जा रहे हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका कोई ऐसा पार्टिकुलर इलाज नहीं है कि आप ये दवा देंगे तो 100% ऐसे है कि ठीक हो जाएंगे, या नहीं लेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जैसे आपने सिर्फ मेनली आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना ही इसका इलाज है। आपका इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतने ज़्यादा आप कोविड-19 के इफेक्ट से बच पाएंगे। क्या घर पर रहकर हम कोरोना वायरस का इलाज कर सकते हैं? देखिए, होम आइसोलेशन की जहाँ तक बात है उसमें बिल्कुल कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है। हम कोरोना वायरस का इलाज घर पे रहकर तब तक कर सकते हैं जब तक आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं महसूस होने लगे। सांस अगर आपकी बहुत फूल रही है और आपको फीवर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपको जनरली हॉस्पिटल जाना होगा। लेकिन आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, हल्का सर दर्द है, बुखार है, तो आप घर पे भी वो दवा लेकर के 7 दिन 10 दिन के बाद बिल्कुल मरीज़ ठीक हो जाता है। बट इम्पॉर्टेंट है कि वो दूसरे लोगों से अलग रहे, उसका एक अलग रूम हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैलने वाली बीमारी है। तो उसके घर वालों को ना लग जाए। मे भी पॉसिबल कोई उसके बुज़ुर्ग उसके घर में होंगे तो आपको हो सकता है उतना इफेक्ट ना करे, लेकिन अगर उसको हो जाएगा तो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आइसोलेशन हो और आप घर पे रह के, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, इलाज हो सकता है। कम से कम कितने दिनों के लिए आइसोलेशन में होना जरूरी है? देखिए, आइडियली आपको 14 दिन आइसोलेट रहना चाहिए दूसरे लोगों से इन्फेक्शन के। इवन मैं आपको बताऊं, खुद मेरे साथ हमें 28 दिन के इसके ग्रेडिंग आई थी कि आप 28 दिन वापस रहे। हम कांटेक्ट में आ गए थे बहुत पहले, जब हम लोग फील्ड में थे तो कांटेक्ट में आए थे, तो वहाँ मैसेज आया था कि आप 28, लेकिन फिर ये हुआ कि 14 दिन आपको कम से कम रहना चाहिए आइडियली, किसी के कांटेक्ट में ना आए और अपने छोटी मोटी प्रॉब्लम है उसका इलाज कर लें। अभी मतलब कुछ और एक और चीज़ मैं बताऊं आपको इसमें, जैसा बहुत लोगों को पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी फैसिलिटी दे रखी है कि जैसे आपको कोई प्रॉब्लम हुई, आप घर पे आपने फ़ोन लगाया 104 पर, टेली मेडिसिन की कॉलिंग है, उसका नंबर आपने लगाया, आप वो अपनी सारी प्रॉब्लम बताएंगे, वो वहाँ से आपको दवा बताएंगे, आप घर पे रह के खा सकते हैं। अभी कोरोना वायरस में क्या खाना ज़्यादा खाना चाहिए या फिर किस तरह का वो खान पान होना चाहिए? नहीं, ज़्यादा खाना तो कभी भी अच्छी बात नहीं है। डॉक्टर के हिसाब से कभी भी ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। चाहे आप बीमार हैं तो भी ज़्यादा खाना ना खाएं, हेल्दी हैं तो भी ज़्यादा ना खाएं। तो ज़्यादा खाना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, पौष्टिक आहार लेना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो और आप उस बीमारी से लड़ पाएँ, क्योंकि लड़ना अल्टीमेटली आपके शरीर को ही है। बीमारी से बचाने वाला आपका शरीर ही है, तो उसे हमें तंदुरुस्त रखना है। अभी जैसे कि आपको पता होगा कि काढ़ा जो है वो अभी सब लोगों को प्रोवाइड भी किया जा रहा है। वो काढ़ा मतलब कितना असरदारक है और क्या रेगुलर हमें इसको पीना चाहिए? देखिए, ये काढ़ा जो अभी बहुत डिस्ट्रीब्यूट हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, बेसिकली आप काढ़ा का मकसद समझ लें। काढ़ा का पीने का मकसद है कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो और वो चीज़ें जो है बैलेंस हो आपके शरीर के अंदर। तो अगर आप वही बात हो जाएगी कि काढ़ा आप एक्सेस पिएंगे तो आपको उससे दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, पेट की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, पेट में जलन हो सकती। लेकिन आपके जो बताया डॉक्टर ने कि भाई ऐसे आपको काढ़ा पीना है, तो बस उसी पे रहेंगे तो फ़ायदा होगा। तो ये जो काढ़ा है डॉक्टर की परामर्श के हिसाब के बाद ही लेना है उसको? बिल्कुल। आप इससे असल में क्या है कि हमारे सोसाइटी में ये लोग दवा ले लेते हैं फार्मेसी दुकान पे जा कर के, बहुत आम बात है, किसी से भी इलाज करवा सकते हैं। लेकिन बीमारी की गंभीरता को समझते हुए आप काढ़ा लें या कोई भी दवा लें, वो डॉक्टर के परामर्श से लें। अभी हमने कहीं भी बहुत कुछ सुना है कि शराब पीने से कोरोना खत्म हो रहा है तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें वो तो वही बात हो गई, जैसे वो हमारे एक किसी बुजुर्ग का कहना था कि वो कहते हैं कि भाई खांसी जुकाम ठीक नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि शराब पीना कर तो शराब से दूर हो जाएगी। तो भाई शराब से कैसे दूर हो जाएगी? तो बोले अरे जब हमारी जायदाद चला गया और सब बीवी चली गई छोड़ करके, तो खांसी जुकाम भी चला जाएगा। तो ये वही बात हो गई कि शराब से कोरोना कैसे ख़त्म हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। शराब जो है वो हानिकारक है सेहत के लिए, उसे में कभी भी शराब से कोरोना का कोई रिलेशन नहीं है। उन लोगों ने फैला रखा है कि उसमें अल्कोहल है और सैनिटाइज़र में भी अल्कोहल हो सकता है, तो आप एक्सटर्नली सैनिटाइज़र के तौर पे वक्ती तौर पे इस्तेमाल, लेकिन उसका कोई बेनिफिट इनहेल करना ये लेने से कुछ नहीं होगा, है ना, अगर आप ड्रिंक करेंगे तो। एक नसीम जी, एक बात और पूछना चाहूँगा, ये जी बताएं। बड़े प्रचलन में है कि क्या न्यूज़पेपर से भी कोरोना वायरस हो सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। न्यूज़पेपर एक्चुअली क्या है कि न्यूज़पेपर हो, मीडियाज पेपर हो,
रिसर्च ये कहती है कि सरफेस पर कुछ देर तक कोरोना वायरस रहता है और हर सरफेस पे रहने की उसकी अलग अलग टाइमिंग है। बीच में WHO ने रिकमेंड किया कि एयर में भी रहता है कुछ देर तक, तो आप उसको भी अवॉइड करें, बाहर ना निकलें, जितनी ज़रूरत हो बस उतनी निकलें। तो जहाँ तक पेपर का सवाल है, मेरा ये कहना है कि आप पेपर यूज़ करें तो सैनिटाइज कर लें पहले प्रोटेक्शन के हिसाब से, तो फिर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो घर में पेपर आ रहा है, आपके पास सैनिटाइजर है, या इवन अभी मैंने पेपर वाले से बात भी करी थी तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग जो है सैनिटाइज करके पेपर घर में दे रहे हैं, तो वो चीज़ थोड़ा सा प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है। अभी जैसे काफ़ी सुनने को मिलता है कि बच्चों पे, बूढ़ों पे, तो कोरोना वायरस का असर जो है बच्चे, बूढ़ों और महिलाओं पे किस तरह होता है? मतलब किनको सबसे ज़्यादा खतरा होता है इस बीमारी से? हाँ, ये आपको एक फैक्ट बताऊं कि ये प्रकृति का वरदान कह लें या हमारे कि कोरोना वायरस का असर बच्चों पे कम हो रहा है। बिल्कुल, ये बच्चे कम इन्फेक्टेड हो रहे हैं। अभी तक ये चीज़ निकल के नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट ये प्रकृति का वरदान ही है कि बच्चे हमारे कम हो रहे हैं इन्फेक्ट, और उनकी वो फर्टिलिटी भी बहुत कम हो रही है। लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा खतरा अगर किसी को है तो एजेड लोगों को है, और जो पहले से बीमारी में किसी में ग्रसित हैं तो 60 साल से ऊपर वाले लोगों को इसका खतरा ज़्यादा है। डाटा भी हमारा यही कहता है। किस तरह की बीमारी होने के कारण कोरोना वायरस ज़्यादा असर करता है? हाँ, देखिए, कोई भी ऐसी बीमारी जो आपके इम्यून सिस्टम को इफेक्ट कर रही है, उस कंडीशन में अगर कोविड-19 का इन्फेक्शन होगा तो फिर वो ज़्यादा उसको, क्योंकि ऑलरेडी आपको कोई ऐसी बीमारी है जिससे आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो रहा है, और जब तक और फिर कोरोना वायरस का भी इफेक्ट आ गया तो और ज़्यादा सप्रेस हो जाएगा, तो शरीर उससे लड़ नहीं पाएगा। तो क्या होगा, जितने भी जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ट्यूबरकुलोसिस है, या कुछ और बीमारियां पहले से हैं, तो उन लोगों को खास सावधानी की ज़रूरत होती है। मतलब कोरोना वायरस से घबराने की ज़रूरत? कोरोना वायरस से बिल्कुल हमें नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की फर्टिलिटी रेट जो है अमेरिका से भी बहुत कम है। जितने लोग वहाँ मर रहे हैं परसेंटेज में, उससे बहुत कम यहाँ डेथ हो रही है। तो कभी भी कोविड-19 से घबराए नहीं, उसका डट कर मुकाबला करें, और ये मान के चलें कि ये हमें संक्रमण अगर होता है तो ये एक जैसे आम खांसी जुकाम है वैसे ठीक हो, और हमें ज़रूरत पड़ी तो हम अपना इलाज कराएंगे। और बाकी जो इसमें अभी जैसे लोग बहुत डिप्रेशन में आ जा रहे हैं या बहुत स्ट्रेस में आ जा रहे हैं इस बीमारी को लेकर के, किसी एक घर में हो रहा है तो पूरे घर वाले बहुत, उसकी ज़रूरत नहीं है। वो आप आराम से उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, और आपकी इम्यूनिटी उस पर बहुत काम करती है। नहीं, आपने नसीम जी बहुत हमें महत्वपूर्ण जानकारी बताई। मैं एक हमारे दर्शकों के लिए मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि इन लोगों को किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए और किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए ताकि आपके लीवर और जो बाकी चीज़ें हैं वो स्वस्थ रहे और कोविड-19 से दूर रहें? देखिए, 3-4 चीज़ें मैं इसमें बताना चाहूँगा। सबसे पहला प्रश्न जो है, सबसे पहली ज़रूरत है डिस्टेंसिंग। बिल्कुल। दूसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सैनिटाइज़र। आपका सैनिटाइज करते रहिए, और अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए पौष्टिक आहार और कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़, चाहे वो आप घर में कर रहे हो, व्यायाम कर रहे हो, योगा कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, पैदल चल रहे हो, ये चीज़ें इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं और किसी भी, सिर्फ कोरोना नहीं, किसी भी बीमारी में लड़ने में बहुत सहायक हैं। तो ये चीज़ों को अपने लाइफ में लाना चाहिए, और जहाँ तक जितने भी, सबसे पहले जंक फूड से दूर रहें और पौष्टिक आहार खाएं। बहुत सिंपल तरीका है, और कभी भी इस चीज़ को बहुत स्ट्रेस ना लें कोरोना को लेकर। ये थे डॉक्टर नसीम, जिन्होंने कोरोना वायरस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमें बताई है। कोरोना वायरस अलग अलग लोगों पर उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता से अलग अलग तरीके से प्रभाव डालता है। कुछ लोग घरेलू उपचार और सामान्य उपचार से ठीक हो जाते हैं, और कुछ लोगों पर कोरोना पूरी तरीके से हावी हो जाता है, जिनका उपचार अस्पताल में ही करवाना पड़ता है। कुछ गंभीर रूप से ग्रसित हो जाते हैं, जिनका लंबे इलाज और वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है। डॉक्टर नसीम जी ने हमारे महत्वपूर्ण दर्शकों को जो जानकारी दी है उसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।